अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम CNS फार्माकोलॉजी स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले आज के लेक्चर में हम सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स के बारे में देखेंगे। अब तीन टाइप के सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास आ जाते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास आ जाते हैं वो आ जाते हैं बेंजोडाइज़ेपिन्स। बेंजोडाइज़ेपिन्स को एंग्जियोलिटिक या माइनर ट्रंक्विलाइजर्स भी कहा जाता है। अब बेंजोडाइज़ेपिन्स को हम इसको हाफ़ लाइफ की बेसिस पे तीन क्लासिफिकेशंस में हम इसको पढ़ेंगे। एक आ जाती है हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग, सेकंड आ जाती है इंटरमीडिएट एक्टिंग और थर्ड है लॉन्ग एक्टिंग। अब शॉर्ट एक्टिंग में अगर देखें तो हम शॉर्ट एक्टिंग की हाफ़ लाइफ हमारे पास 3 से 8 घंटे तक होती है, 3 to 8 आवर्स होती है। और उसके बाद इसमें ड्रग्स जो आ जाती हैं, इसमें तीन ड्रग्स आती हैं। उसमें कौन कौन सी ड्रग्स हैं? OMT इसका निमोनिक है, ऑक्जेज़िपैम, मिडाज़ोलैम और ट्राइएज़ोलैम। ये हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन्स है। इंटरमीडिएट एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन्स में वो ड्रग्स आ जाती हैं जिनकी हाफ़ लाइफ जो है वो 10 to 20 आवर्स है। इसमें हमारे पास तीन बेंजोडाइज़ेपिन्स आ जाती हैं, टमेज़िपैम, एल्प्राज़ोलैम और लोरेज़िपैम। ठीक है जी। और थर्ड क्लासिफिकेशन बेंजोडाइज़ेपिन्स की हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन्स है, जिनमें इनकी हाफ़ लाइफ जो है वो 1 से 3 दिन तक है, 1 to 3 डेज़ है। इसमें हमारे पास कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं? इसमें हमारे पास ब्रोमीज़ेपैम आ जाती है, डायज़ेपैम, क्लोरिज़ेपेट और क्लोरडाइज़ेपॉक्साइड आ जाती है। ठीक है, ये है हमारे पास बेंजोडाइज़ेपिन्स की क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास बारबिचुरेट्स आ जाते हैं। बारबिचुरेट्स में हमारे पास तीन ड्रग्स आ जाती हैं, एक फिनोबार्बिटॉल, सीकोबार्बिटॉल और थायोपेंटाल। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास अल्कोहल। अल्कोहल भी अब हमारे पास तीन टाइप्स की होती है। अल्कोहल भी अब हमारे पास तीन टाइप्स की होती है। अब इसमें एक हमारे पास मेथनॉल आ जाती है, जो कि हमारे पास नॉर्मल स्पिरिट होता है। एक हमारे पास आ जाती है इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसको एज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट या एज अ कूलेंट हम यूज़ करते हैं। और थर्ड वन आ जाती है हमारे पास एथनॉल अल्कोहल, जो नॉर्मल ड्रिंकिंग अल्कोहल होती है। अब ये तीन टाइप्स हैं सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स की, बेंजोडाइज़ेपिन्स, बारबिचुरेट्स और अल्कोहल्स। अब इनका काम क्या होता है? इन्होंने काम किस तरह करना होता है? इन्होंने काम इस तरह करना होता है कि इन्होंने एक्ट करना होता है गाबा सिस्टम पे। अब गाबा सिस्टम जो है ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स। उससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं। अब गाबा जो है उस पे 5 बाइंडिंग साइट्स होती हैं। ठीक है, जिनमें से एक बाइंडिंग साइड बेंजोडाइज़ेपिन्स की होती है और एक बाइंडिंग साइड जो है वो बारबिचुरेट्स के लिए होती है। ठीक है, अब जो बेंजोडाइज़ेपिन की बाइंडिंग साइट होती है उसमें आगे दो टाइप्स होती हैं। एक BZ1 रिसेप्टर आ जाता है बेंजोडाइज़ेपिन रिसेप्टर का, एक BZ1 होता है और एक BZ2 होता है। जब BZ1 रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेट होता है तो उससे हमारे पास सेडेशन आती है, और जब BZ2 रिसेप्टर हमारे पास स्टिमुलेट होता है उससे हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं, एक मेमोरी इम्पेयरमेंट, एक सेंसरी या मोटर इम्पेयरमेंट, और थर्ड वन हमारे पास कोग्निटिव इम्पेयरमेंट आती है। ठीक है जी। अब क्या सीन है कि दो टाइप के गाबा होते हैं। एक गाबा ए में क्या होता है कि इन्फ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन होता है, और गाबा बी में ईफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन होता है। ठीक है, अब इन ड्रग्स ने क्या करना होता है? गाबा सिस्टम में ये या तो क्लोराइड का, गाबा ए में क्लोराइड का इन्फ्लक्स इंक्रीज़ करा देना होता है, और गाबा बी में पोटेशियम का ईफ्लक्स इंक्रीज़ करा देना होता है। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या मिलता है? एज अ रिज़ल्ट हमारे पास इनसाइड ऑफ द सेल या इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन मोर नेगेटिव हो जाती है, मतलब हमारे पास हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट जो न्यूरॉन होता है हमारे पास इनहिबिट हो जाता है। ठीक है जी। अब बेंजोडाइज़ेपिन ने जो ये हमारे पास गाबा ए है, बेंजोडाइज़ेपिन ने इस गाबा ए पे के ओपनिंग की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर देना है। ठीक है जी। बेंजोडाइज़ेपिन ने गाबा ए की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर देना है, और बारबिचुरेट्स ने क्या करना है कि बारबिचुरेट्स ने इन चैनल्स को ज़्यादा देर तक ओपन रखना होता है। कि बारबिचुरेट्स क्या करते हैं? कीप दिस चैनल ओपन फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है,
तो एज़ अ रिज़ल्ट हम देखते हैं कि बारबिचुरेट्स जो हैं ये ज़्यादा पोटेंट होते हैं, ठीक है जी। अब एक सीन ये है कि अगर तो हम सेडेटिव्स या हिप्नोटिक्स को ज़्यादा देर के लिए यूज़ करते हैं तो उससे हमारे पास डाउन रेगुलेशन मिलती है गैबा रिसेप्टर की, ठीक है। जब डाउन रेगुलेशन होती है गैबा सिस्टम की तो एज़ अ रिज़ल्ट जो टिश्यू सेंसिटिविटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसी वजह से हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम डोज़ को इंक्रीज़ करना पड़ता है, ठीक है। और अगर हम इस डोज़ को इंक्रीज़ नहीं करेंगे या स्टॉप करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ें आएंगी, साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, विड्रॉल सिम्टम्स आएंगी, टॉलरेंस आएगी, रेजिस्टेंस आएगी, उसके अलावा डिपेंडेंस भी आती होती है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं इसके बारबिचुरेट्स के जो हमारे पास आ जाते हैं फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स। उससे पहले हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब इस ग्राफ में क्या है कि हमने एक्स एक्सिस पे क्या किया है, इंक्रीजिंग सेडेटिव हिप्नोटिक डोज लिखी है और वाई एक्सिस पे हमारे पास है सीएनएस में इफ़ेक्ट, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर तो हम थोड़ी डोज में देते हैं तो उसमें क्या करता है ये, उसके लिए हमारे पास निमोनिक है सैम। स्मॉल डोजेज में क्या करती हैं बेंजोडाइज़पीन या बारबिचुरेट्स, सेडेशन करती हैं, एंग्जियोलाइसिस करती हैं और मसल रिलैक्सिंग एक्टिविटी करती हैं, ठीक है। पॉसिबल एंटी कन्वल्जेंट, ठीक है। सैम SAM ये हमारे पास निमोनिक है। और अगर हम इसकी डोज़ मज़ीद बढ़ाते हैं तो CNS इफ़ेक्ट में हमारे पास उसमें हिप्नोसिस आता है। मज़ीद अगर डोजेज बढ़ाते हैं तो एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट आ जाता है और उसमें हमारे पास आ जाता है। उसके बाद अगर और हम इसमें डोजेज बढ़ाते हैं तो जिस तरह हम डोजेज बढ़ाते जाएंगे तो उस तरह हमें क्या मिलता जाएगा, मेडुलरी डिप्रेशन मिलेगा, ठीक है जी। और उसके बाद फाइनली बारबिचुरेट्स के साथ हमें कॉमा मिलता है, ठीक है। ये तो थी हमारे पास ये ग्राफ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि बेंजोडाइज़पीन की इंडिकेशंस हमारे पास क्या हैं। अब बेंजोडाइज़पीन की इंडिकेशन में हमारे पास ये तो हमारे पास नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि सेडेटिव है तो इसने क्या करना है, सेडेशन कॉज करनी है, ठीक है। तो अब इसीलिए इसको हम इंसोम्निया में देते हैं और एंग्जियोलिटिक भी है। उसके अलावा एज एन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग भी यूज़ होती है, हिप्नोसिस में भी यूज़ होती है, स्लीप डिसऑर्डर्स में यूज़ होती है जैसे नाइट टेरर, नाइट मेयर, सोमनेबुलिज्म, नाइट वॉकिंग को सोमनेबुलिज्म कहते हैं। उसके अलावा पैनिक अटैक्स में यूज़ होती है और प्री एनेस्थेटिक्स में यूज़ होती है। और पैनिक अटैक्स में ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो हमारे पास बेंजोडाइज़पीन में अल्प्राज़ोलैम होती है, ठीक है जी। अब साइड इफ़ेक्ट्स को देख लेते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स बेंजोडाइज़पीन्स के अगर हम देखते हैं तो वो उसमें सबसे पहले तो टॉलरेंस आ जाती है। किस वजह से हमारे पास टॉलरेंस आती है, गैबा सिस्टम की डाउन रेगुलेशन की वजह से। उसके बाद डिपेंडेंस और विड्रॉल सिम्टम्स हमारे पास आ जाते हैं अगर हम ड्रग को स्टॉप करते हैं तो उसमें हमारे पास विड्रॉल सिम्टम्स में इंसोम्निया, इरेटेबिलिटी, एजिटेशन, मसल फिट्स आ जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास इसके साइड इफ़ेक्ट्स में क्या आ जाता है, सेडेशन आ जाती है, एमनीज़िया। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है और वो पढ़ रहे होते हैं और एग्ज़ाम की रात को, एग्ज़ाम से पहले एक रात को उनको नींद नहीं आ रही होती तो वो क्या करते हैं, वो बेंजोडाइज़पीन ले लेते हैं, डायज़ेपाम या अल्प्राज़ोलाम वगैरह ले लेते हैं ताकि वो उनकी नींद पूरी हो जाए और एग्ज़ाम में वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकें। लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट हमारे पास एक ये आ जाता है कि ये एमनीज़िया कॉज करता है, मेमोरी इम्पेयरमेंट कॉज करता है, मेमोरी लॉस कॉज करता है। तो इस वजह से ये नहीं लेनी चाहिए एग्ज़ाम से पहले स्पेशली, ठीक है जी। उसके अलावा ये एटेक्सिया करता है, सेंसरी मोटर इम्पेयरमेंट। और हाई डोज़ में अगर बारबिचुरेट्स और ये करते हैं, बेंजोडाइज़पीन लेते हैं तो दैट कैन लीड टू कोमा। और अगर बेंजोडाइज़पीन्स को अदर हिप्नोटिक ड्रग्स के साथ कंबाइन करते हैं तो ये क्या करता है, मेडुलरी डिप्रेशन कॉज करता है। मेडुलरी डिप्रेशन में हमारे पास वेज़ोमोटर डिप्रेशन और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन आ जाता है। अब इसमें हमारे पास एक चीज़ है कि बेंजोडाइज़पीन की अगर ओवरडोज हो गई या टॉक्सिसिटी हो गई है तो उस केस में हमारे पास जो एंटीडोट है बेंजोडाइज़पीन्स का वो फ्लूमेज़िनिल है, ठीक है जी। ये तो थे हमारे पास बेंजोडाइज़पीन। नेक्स्ट हम देखते हैं
बारबिचुरेट्स। अब बारबिचुरेट्स हमारे पास तीन ड्रग्स थी, उसमें हमारे पास फिनोबार्बिटॉल, सीकोबार्बिटॉल और थायोपेंटाल आ जाती है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन अभी हमने पढ़ा था कि ये जो है गाबा रिसेप्टर्स को परमानेंटली ओपन रखते हैं, जो क्लोराइड चैनल्स होते हैं गाबा ए। अब इसकी इंडिकेशन जो है थायोपेंटाल जो है ये आईवी एनेस्थीसिया में यूज़ होता है, और फिनोबार्बिटॉल जो है इट एक्ट्स एज एन एंटीलेप्टिक। साइड इफ़ेक्ट्स इसके साइड इफ़ेक्ट्स में भी वही चीज़ें आ जाती हैं जो नॉर्मल सेडेटिव और हिप्नोटिक्स में आती हैं, टॉलरेंस, डिपेंडेंस, विड्रॉल सिम्टम, उसके बाद एटेक्सिया। प्लस इसने एक और काम करना होता है, ये साइटोक्रोम P450 के पाथवे को स्टिमुलेट कर देता है बारबिचुरेट्स। उसके अलावा ये मेडुलरी डिप्रेशन कॉज करता है। ये हमारे पास बारबिचुरेट्स थे। नेक्स्ट जो है अल्कोहल है। अल्कोहल में अब हमने 3 ड्रग्स पढ़ी थी, मेथनॉल, इथाइलिन ग्लाइकोल और अल्कोहल। सबसे पहले हम इनका देखते हैं मेटाबॉलिज्म। अब मेथनॉल जो है इस पे आके जब अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज काम करता है और ये फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाती है, एंड फॉर्मेल्डिहाइड पे एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज काम करके उसे फॉर्मिक एसिड बना देता है। इसी तरह इथाइलिन ग्लाइकोल में क्या होता है कि ग्लाइकोएल्डिहाइड बनता है और ऑक्सैलिक एसिड एंड प्रोडक्ट बनती है। और इथेनॉल में क्या होता है, एसिटल्डिहाइड बनता है और एसिटिक एसिड बन जाता है। ठीक है, अब क्या सीन है कि साइड इफ़ेक्ट्स में देखें तो मेथनॉल इनटेक अगर कोई करता है तो एंड प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्मिक एसिड बननी होती है, और फॉर्मिक एसिड का जो साइड इफ़ेक्ट हमारे पास है ये परमानेंट ब्लाइंडनेस कॉज करता है। ठीक है जी। इसी तरह इथाइलिन ग्लाइकोल अगर कोई पेशेंट इनटेक कर लेता है और आपके पास आता है तो उसमें ऑक्सैलिक एसिड एंड प्रोडक्ट बनती है, और ऑक्सैलिक एसिड इज़ नेफ्रोटॉक्सिक, वो रीनल फेलियर कॉज करता है। ठीक है जी। अब जितनी भी हमारे पास अल्कोहल्स हैं वो सारी की सारी एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करती हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जो अल्कोहल्स हैं वो पैंक्रियाटाइटिस भी करती हैं, वो एटेक्सिया भी करती हैं, कार्सिनोमा करती हैं, फैटी लिवर, इसोफिजियल कार्सिनोमा वगैरह करती हैं। उसके बाद अब फैटी लिवर प्रोग्रेस होकर सिरोसिस और वर्निकीज इंसेफेलोपैथी, कन्फ्यूजन और सेडेशन कॉज करती हैं। ये सारी ड्रग्स जो हैं ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं अल्कोहल के। अब अगर तो अल्कोहल का कोई अल्कोहल टॉक्सिसिटी का पेशेंट आता है तो उसमें एंटीडोट जो हम देंगे, अल्कोहल का एंटीडोट है हमारे पास फोमीपिज़ोल। ठीक है, इसने क्या करना होता है, इसने अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को इस जगह पर इनहिबिट कर देना होता है। ठीक है जी। अगर हमारे पास फोमीपिज़ोल नहीं होगा तो हम एथेनॉल देते हैं। ठीक है जी, इथेनॉल देते हैं। अब नेक्स्ट है डाइसल्फिराम। डाइसल्फिराम क्या करता है, डाइसल्फिराम एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट कर देता है। अब जब एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिट हो जाएगा, ये एंजाइम जब है जो इनहिबिट जब होगा तो हमारे बॉडी में एसिटल्डिहाइड का लेवल जो है ये इंक्रीज़ हो जाएगा, और एसिटल्डिहाइड के लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से हमें क्या मिलता है, हमें डाइसल्फिराम की में एसिटल्डिहाइड लेने की वजह से एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिट होने की वजह से हमारे पास हेडेक, नोज़िया, वॉमिटिंग और हाइपरटेंशन मिलता है। अब अगर कोई अल्कोहल को कट डाउन करना चाह रहा हो तो वो उसको हम साथ डाइसल्फिराम देते हैं। वो अल्कोहल इनटेक करेगा, उसके बाद डाइसल्फिराम ले लेगा, उससे क्या होगा, डाइसल्फिराम ने एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करके क्या करना है, एसिटल्डिहाइड के लेवल को इंक्रीज़ कर देना है, विच विल कॉज हेडेक, नोज़िया, वॉमिटिंग एंड हाइपरटेंशन, और आहिस्ता आहिस्ता वो पेशेंट जो है अल्कोहल को कट डाउन कर देता है। ठीक है, अब हमारे पास फार्माकोलॉजी में कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनका डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन होता है। उसमें हमारे पास मेट्रोनिडाजोल्स आ जाती हैं, सेकंड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन्स आ जाती हैं, और सेफापेराजोन आ जाती है जो कि थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन्स है। ठीक है जी। अब फ़र्स्ट एड बुक से हम देख लेते हैं कि फ़र्स्ट एड बुक में जो हमने बारबिचुरेट्स के बारे में अभी हमने चीज़ें पढ़ी हैं उनको मैच भी कर लेते हैं, और उधर से अगर हमें कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी है हम वो भी देख लेते हैं। हमने ये देखा था कि फिनोबार्बिटॉल, पेंटोबार्बिटॉल,
थायोपेंटाल और सीकोबार्बिटॉल, इसमें हमारे पास ड्रग्स आ जाती हैं। इन्होंने क्या करना होता है, गाबा ए को फैसिलिटेट करके क्या करना होता है, क्लोराइड चैनल्स की ओपनिंग की ड्यूरेशन इंक्रीज़ कर देनी होती है। एज अ रिज़ल्ट जो न्यूरॉन्स हैं वो इनहिबिट हो जाते हैं। ठीक है जी। अब इसका क्लिनिकल यूज़ क्या आ जाता है, क्लिनिकल यूज़ इट इज़ यूज़ एज एंग्जाइटी एंग्जोलिटिक के तौर पर यूज़ होते हैं सीजर्स में, और फिर इंसोम्निया में यूज़ होते हैं, और थायोपेंटाल जो है एनेस्थीसिया आईवी एनेस्थीसिया में यूज़ होता है। ठीक है। उसके अलावा एडवर्स इफ़ेक्ट्स में हमारे पास रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन आ जाता है। ठीक है। CNS डिप्रेशन आ जाता है क्योंकि इट कैन लीड टू कोमा। ठीक है। और पॉरफायरिया में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट बेंजोडाइज़ेपिन्स देख लेते हैं। बेंजोडाइज़ेपिन्स में हमने ये ड्रग्स ही पढ़ी हैं, डायज़ेपम, लोरेज़ेपम, ट्राइएज़ोलम, टेमेज़ेपम, ऑक्सीज़ेपम, मिडाज़ोलम और क्लोरडायज़ेपोक्साइड और अल्प्राज़ोलम। अब इन्होंने भी क्या करना है, इन्होंने गाबा ए को फैसिलिटेट करके इन क्लोराइड चैनल्स की ओपनिंग को की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर देना है। ठीक है। उसके अलावा क्या है कि ये जो हमारे पास हमने शॉर्ट एक्टिंग पढ़ ली है, ये लिखा है कि अल्प्राज़ोलम, ट्राइएज़ोलम, ऑक्सीज़ेपम, ये सारी ड्रग्स जो हैं ये शॉर्ट एक्टिंग है और हायर एडिक्टिव पोटेंशियल रखती हैं। ठीक है। इसके अलावा ये क्लिनिकल यूज़ हमने अभी पढ़ा था, एज एन एंग्जियोलिटिक यूज़ होती है, पैनिक डिसऑर्डर्स में यूज़ होती है, स्पास्टिसिटी, स्टेटस एपिलेप्टिकस में यूज़ होती है, लोरेज़ेपम, डायज़ेपम और मिडाज़ोलम। स्टेटस एपिलेप्टिकस में जो हमारे पास बेंजोडाइज़ेपिन ऑफ चॉइस है वो ये लोरेज़ेपम होती है। एक्लेम्सिया में यूज़ होती है, नाइट डिसऑर्डर्स में यूज़ होती है, जिसमें नाइट टेरर्स, नाइटमेयर, स्लीप वॉकिंग वगैरह आ जाती है। ठीक है जी। उसके अलावा दैट्स ऑल। उसके अलावा हमारे पास एडवर्स इफ़ेक्ट हमने देख चुके हैं। हम एडवर्स इफ़ेक्ट्स में डिपेंडेंस आ जाता है, टॉलरेंस आ जाता है। ठीक है जी। और एंटीडोट अभी हमने देख लिया था कि एंटीडोट जो है उसमें हमारे पास फ्लूमाज़िनल आ जाता है। ठीक है जी। अब एक और हमारे पास क्लास है, वो है नॉन बेंजोडाइज़ेपिन इनहिबिटर्स, हिप्नोटिक्स। नॉन बेंजोडाइज़ेपिन हिप्नोटिक्स में हमारे पास 3 Z's हैं, ज़ोल्पिडेम, ज़ेलेप्लॉन और ज़ोपिक्लोन। ये तीनों ड्रग्स क्या करती हैं कि BZ1 रिसेप्टर आपको पता है जब भी स्टिमुलेट होगा तो वो सेडेशन कॉज करता है। ठीक है। अब उस पे जाके एक्ट करती हैं, और इसके इफ़ेक्ट्स भी जो हैं, इसका एंटीडोट भी जो है वो हमारे पास फ्लूमाज़िनिल ही आ जाता है। ठीक है जी। इसका जो स्लीप साइकिल होता है वो इतना अफेक्ट नहीं होता नॉन बेंजोडाइज़ेपिन हिप्नोटिक्स से। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बेंजोडाइज़ेपिन हिप्नोटिक्स। क्लिनिकली इसको हम इंसोम्निया में यूज़ करते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी जो में एटेक्सिया आ जाता है, हेडेक्स आ जाती हैं, कन्फ्यूजन आ जाती है। ठीक है। इसकी शॉर्ट ड्यूरेशन होती है क्योंकि ये रैपिडली मेटाबोलाइज हो जाता है लिवर एंजाइम से। ठीक है। और इसकी जो है इसका डिपेंडेंस रिस्क जो है बेंजोडाइज़ेपिन्स की निस्बत जो है वो डिक्रीज़ड है। तो दैट्स ऑल विद सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम एंटी साइकोटिक्स को स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।